ये 11 मई की रात है। MQM के यूनिट 173 में लड़कों की गैर मामूली आनियां जानियां लगी हैं। गाड़ियां भरकर असलहा आ रहा है और जा रहा है। जानते हैं ये कौन सा यूनिट था? फहीम कमांडो, सौलत मिर्जा और आसिफ खत्री का यूनिट। सामने ही होटल पर सीनियर सहाफी फरहान मलिक कुछ साथियों के साथ बैठे ये मंजर देखकर हैरान हैं। इसी कैफियत में वो पूछते हैं, ये क्या माजरा है? जवाब मिला, कल कराची बंद होगा। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। इस शहर में रेंजर्स भी मौजूद थी और पुलिस भी मौजूद थी। नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। आपको खुली छूट मिली हुई थी, जो भी मुखालिफ है उसको खत्म करना है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। सब एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे थे और किसी को नहीं पता था कि हम गोली क्यों चला रहे हैं। इस वाक़े का जिम्मेदार सिर्फ MQM को नहीं कह सकते, क्योंकि MQM को तो इस्तेमाल किया गया। किसी के हाथ में सब मशीन गन हो और दूसरे शख्स ने उसका पट्टा संभाला हो, ये मैंने पहली बार देखा। आज मैं आपको उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका बाप बनने की कोशिश तो हर कोई करता, लेकिन सुलूक हमेशा सोतेले पेटों जैसा रहता। वो बहुत मेहनत करता, अपने सारे बच्चों को खिलाता, लेकिन उसे भूखा रखा जाता। उसे जगह जगह से जलाया जाता, जख्म दिए जाते, लहू लुहान कर दिया जाता। कभी उसे बिल्कुल खामोश करा दिया जाता और कभी इतना शोर कि वो तड़प कर रह जाता। मैं किसी और की नहीं, कराची शहर की बात कर रहा हूं, जिस पर जब जिसका जी चाहा जोर चलाया, मगर उस रोज सारी हदें पार हो गई। जाओ अरे बाबा, देख रहे हैं यार, हमारी खुद फटी दी है यार। आसानी से हमें कराची का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद दिन था जब सब उलट हो रहा था। पहली बार पुलिस स्टेशंस के दरवाजे बंद थे, सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ बॉर्डर पर थी। मुंसिफ खुद इंसाफ मांग रहा था, वकला अपना ही केस लड़ रहे थे, अस्पताल से जख्मियों को भगाया जा रहा था। पुलिस के पास गोलियां नहीं थी और सियासी कारकुनान गोलियों की बरसात कर रहे थे। जी हाँ, उस रोज आसमान से सूरज जरूरत से ज्यादा आग बरसा रहा था और जमीन पर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा था। कराची के लिए गोलियों की तड़तड़ाहट और खून आलूद लाशें देखना कोई नया नहीं था, मगर उस रोज जो कुछ हो रहा था वो जरूर नया था। वो क्या था, ये बताने के लिए मैं आपको 17 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। मैं हूँ मौज़्ज़म शाह और तारीख के वर्क पलटकर मैंने ना सिर्फ ये जाना कि 12 मई को क्या हुआ, बल्कि ये भी समझा कि ये क्यों हुआ और किसने करवाया, असल कहानी क्या थी। ये सब बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में काफी मेहनत लगती है और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। चलिए आज 12 मई को जरा अच्छे अंदाज में याद करते हैं। इमेजिन कीजिए, बरतरफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का तैयारा कराची लैंड करता है। वो सिंध हाई कोर्ट बार की 50वीं सालगिरह पर खिताब करने शहर कायद पहुंचे हैं। उस वक्त की अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी, ANP, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, PTI और जमात इस्लामी रैली की सूरत में उनका इस्तकबाल करती हैं। वो कराची की शारा फैसल से काफिले की सूरत में बार पहुंचकर खिताब करते हैं और शाम ढले वापस इस्लामाबाद लौट जाते हैं। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होने में बहुत बड़ा मसला है। कहने को तो कोई खास मसला नहीं, मगर इस मसले पर दुनिया में जंगें तक छिड़ जाती हैं। वो है अना का मसला। तो वापस हकीकत की तरफ चलते हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी का तैयारा कराची की फजाओं को चीरता हुआ रनवे पर लैंड कर चुका है, मगर बरतरफ चीफ जस्टिस को एयरपोर्ट से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट से कुछ ही दूर शारा फैसल पर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। अगर वो बाहर निकले तो उनकी जान जा सकती है, क्योंकि कुछ देर पहले जब उनका तैयारा आसमान पर था तो जमीन पर एक वाकया रूनुमा हुआ। मैं डिग रोड पे अपनी पोजीशन बता रहा हूँ आपको। मैं डिग रोड पे हूँ, जो शारा फैसल थाना है उसके सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 रैलियाँ, एक रैली जो है वो शारा फैसल से आई और ये जो जाने वाला रास्ता है उसके ऊपर थी, और सेम टाइम जो है एक रैली डालमिया की तरफ से आई और ये भी जो है वो आने वाले रोड के ऊपर थी, और वो ब्रिज जो उतरता है राशिद मिनहास की तरफ, ये उसके ऊपर से आ रहे थे। एक जो शारा फैसल से आ रही थी उसकी क़यादत जो है वो निसार खोड़ो कर रहे थे, इधर से जो रैली आ रही थी उसकी क़यादत जो है वो शैला रज़ा कर रही थी। तो ये वो पहला मुकाम है जहाँ से मैं समझता हूँ कि
12 मई का आगाज़ हुआ। वो लोग जो उस तरफ से आए शार फैसल की तरफ से, उन्होंने जो उनके रास्ते में रुकावटें थीं उन्होंने उन्हें हटाने की कोशिश की और फिर उन्हें आग लगा दी। इस तरफ जितनी भी ये साइड थी जिसका मैं पहले बता रहा था आपको, जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस साइड जो है वो दर्जनों और लोग मौजूद थे और मुसल्लह हालत में मौजूद थे। और थोड़ी ही देर में वहाँ शदीद फायरिंग जो है वो शुरू हो गई। पहला फायर होने तक वहाँ कुछ पुलिस वाले भी खड़े हुए थे जो जिनके हाथों में असला नहीं था बल्कि स्टिक्स थी खाली। और पहला फायर होते ही ये तमाम लोग जो हैं शार फैसल थाने के अंदर चले गए और जो उसके साथ जो SSP ऑफिस है वहाँ चले गए। मैं उस वक्त वहाँ खड़ा हुआ हम्माद सिद्दीकी से बातें कर रहा था। हम्माद सिद्दीकी ख़ुद उस मुकाम के ऊपर मौजूद थे जब फायरिंग शुरू हुई और ये 2 तरफ़ा फायरिंग थी। उस वक्त नहीं पता चल रहा था कि गोली कहाँ से आ रही है और कौन चला रहा है। तो मैंने एक पिलर के पीछे जो है वो छुपने की कोशिश की। मैंने देखा हम्माद सिद्दीकी वहीं खड़ा है, उसे इशारे से कहा, मैंने कहा तुम भी साइड में आ जाओ। हाँ मैं तो उसका स्टाइल था जो मुझे आज तक याद रह गया है। ये समझना कि जनाब वो लोग जो आए थे वो मुसल्ला नहीं होंगे, ये भी जो है मैं समझता हूँ कि हिमाकत होगी। और MQM तो मेरे ख़्याल है उस दिन पूरी तरह से तैयारी थी, लेकिन जो इत्मीनान हम्माद सिद्दीकी के चेहरे पे था वो मुझे आज भी याद है कि जब मैंने उसे कहा कि पिलर के पीछे आ जाओ, जो ब्रिज ऊपर से गुजर रहा है उसका, ओके। हम्माद सिद्दीकी MQM की कराची तंजीमी कमेटी का इंचार्ज था। यूं समझ लें कि उसके साथी एक इशारे पर जान देने और लेने को तैयार थे। मगर पीपल्स पार्टी की रैली पर फायरिंग होती देखकर भी ये इतने रिलैक्स क्यों थे? ये अपना जत्था लिए यहाँ क्यों खड़े थे? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। परवेज मुशर्रफ की मुद्दत सदारत खत्म होने वाली है और वो दोबारा बावर्दी सदर बनना चाहते हैं। मगर मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 ओहदे ना रखने के केस की समाअत चल रही और खबर मिली है कि फैसला मुशर्रफ के खिलाफ आने वाला है। और ये फैसला सुनाने जा रहे हैं इफ्तिखार चौधरी, जो पहले ही सोमोटो की वजह से मुशर्रफ और उनके वजीर आजम शौकत अजीज को एक आंख नहीं भा रहे, भले वो स्टील मिल्स का केस हो, लापता अफराद का या जबरी गुमशुदगी का केस। खैर, फिलहाल मुशर्रफ को वर्दी में दोबारा सदर बनना था, जिसके लिए इफ्तिखार चौधरी को रास्ते से हटाना जरूरी था। इसलिए परवेज मुशर्रफ इफ्तिखार चौधरी को आर्मी हाउस बुलाते हैं और 3 लोगों के दरमियान तवील मुलाकात शुरू हो जाती है। यहाँ आपको बता दूं, तीसरा शख्स कोई और नहीं, जनरल अशफाक परवेज कियानी है। ये मुलाकात 4 से 5 घंटे तक चलती है, जिसमें इफ्तिखार चौधरी से इस्तीफा मांगा जाता है। शुरू हुआ था पाकिस्तान स्टील की प्राइवेटाइजेशन से, और जो वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ थे वो सुप्रीम कोर्ट की और इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़ास तौर पे इस मामले से वो खुश नहीं थे और उनके नज़दीक ये था कि प्राइवेटाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं इफ्तिखार चौधरी वगैरह। ये इसमें मुशर्रफ साहब उनको तब्दील करना चाहते थे, इफ्तिखार चौधरी साहब से इस्तीफ़ा, क्योंकि एज सच जो है उस तरह आप निकाल नहीं सकते थे चीफ जस्टिस को। बहुत से सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस भी जो थे वो भी इस तर्ज अमल के जो है उसको कदर की निगाह से नहीं देख रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुला के उनसे इस्तीफ़ा मांग सकते हैं या थ्रू जनरल कियानी जो कुछ भी था। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जुम्मे का दिन था, इन्होंने खुद परवेज़ मुशर्रफ से अपॉइंटमेंट मांगा और परवेज़ मुशर्रफ रावलपिंडी में जो मिलिट्री का जो होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हाउस, ही वॉज नॉट इन प्रेसिडेंट हाउस, उसमें थे। तो इनको वहाँ अपॉइंटमेंट दिया, ये वहाँ गए। इन्होंने शिकायत दी कि जी वो जो चीफ जस्टिस पेशावर का है उसके अपने रिश्तेदारों को बहुत तंग कर रहा है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जज साहब आपके लिए भी शिकायत आई हुई है, और उसमें मैं वकील का नाम नहीं लेता, उसको कहा गया कि भाई इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार करें। तो बैठे बैठे वो रेफरेंस तैयार होना शुरू हुआ और इतने में परवेज़ मुशर्रफ साहब का टाइम हो गया। वो एक तो जुम्मे की नमाज़ थी, शायद नमाज पे गए और वहाँ पे इनका कराची आने का टाइम हो गया। उस दिन बैरिया की मशकें थी और वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने देखनी थी, तो वो यहाँ आ गए। कियानी साहब भी थे, तो उनको कहा गया कि भाई इससे इस्तीफ़ा ले लें। इसने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। उस पे भी बड़ी कहानियाँ हैं कि किसी ने इनको कहा कि डटे रहना, इस्तीफ़ा मत देना। बहरहाल ये डट गए। ये वहाँ से निकल के सुप्रीम कोर्ट आने लगे तो रास्ते में से इनकी गाड़ी डाइवर्ट की गई और फिर इनको ले गए इनके घर पे। तो उसकी बहुत हाइप क्रिएट हो गई और वो कला में ज़ाहिर है सिटिंग चीफ जस्टिस की गाड़ी को कोई अगवा करे तो ये ज़बरदस्त हो गया। तो यहीं से इनकी सिंपैथी वोट हो गया।
दूसरी तरफ खुद परवेज मुशर्रफ कहा करते थे कि मुलाकात में इफ्तिखार चौधरी के इस्तीफे पर नहीं बल्कि बाप बेटे के खिलाफ करप्शन रेफरेंस पर बात हुई थी। असल में तो वो आए थे वहाँ, पेशावर हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने उनको लेटर लिखा था, उसके बारे में कंप्लेन करने आए थे उनके खिलाफ, इनवाइट करने आए थे फॉर लंच और डिनर और समथिंग। लेकिन एट द सेम टाइम वो रेफरेंस भी एक आया हुआ था मेरे पास। जब वो आए तो मैंने सोचा रेफरेंस उनको के सामने किया जाए। मेरे उनके साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे। बदउनवानी के इल्ज़ाम थे तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज देते चीफ जस्टिस का केस, क्योंकि जज को तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है ना। तो ये सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक था, कोई ठोस चीज़ सामने नहीं थी, वरना तो बहुत आराम था, इफ्तिखार चौधरी को हटाना मुश्किल थोड़ी था। इल्ज़ामात ज़रूर रहे इफ्तिखार, ख़ास तौर पे उनके साहिबजादे के हवाले से चीज़ें सामने आई थी इस तरह की। उन्हें ये जो इनकार का फ़ैसला किया, इसको ज़ाहिर है जनरली पॉलिटिकल सर्कल ने भी बड़ा सराहा, जर्नलिस्टिक सर्कल में भी बड़ा सराहा गया इस चीज़ को, क्योंकि उसमें जो सबसे अहम नुक्ता था वो यही था कि एक सदर ने, एक मिलिट्री डिक्टेटर ने या एक आर्मी चीफ ने किस तरह जो है आर्मी हाउस में मुल्क के चीफ जस्टिस को बुलाया और इस तरह की बात की उसमें, और वो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था। अब इफ्तिखार चौधरी मुलाकात के बाद आर्मी हाउस से बाहर आए तो उनका वजन और भी बढ़ चुका था। मुशर्रफ मुखालिफ मीडिया इफ्तिखार चौधरी की हिमायत कर रहा था, हर तरफ वाह थी कि अदालत का चीफ फौज के चीफ के सामने डट गया। दूसरी तरफ सहाफी शाहजार जिलानी लिखते हैं कि इफ्तिखार चौधरी खुद से नहीं डटे बल्कि उनके पीछे भी वर्दी थी। जिस साथी ने परवेज मुशर्रफ को इफ्तिखार चौधरी से इस्तीफा लेने का मशवरा दिया, उसी ने चीफ जस्टिस को पहले ही पैगाम दे दिया कि डटे रहना, इस्तीफा मत देना, हम आपके साथ हैं। अब आर्मी के सुपर चीफ के सामने सुप्रीम कोर्ट के चीफ का डट जाना क्या वैल्यू रखता। परवेज मुशर्रफ ने 9 मार्च 2007 को अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया और इफ्तिखार चौधरी को जबरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। मगर याद है ना, किसी ने कहा था हम आपके साथ हैं। ना नजर आने वाली इस कुव्वत का साथ लिए इफ्तिखार चौधरी तहरीक शुरू कर देते हैं, वो कला सड़कों पर आ जाते हैं। अब अदलिया खुद अदल मांग रही थी। गिरती हुई दीवार का लोगो बाकी ना है कोई सहारा, गिरती हुई दीवार का लोगो लगने को है एक ही धक्का, मिलने पर बस एक इशारा, लगने को है एक ही धक्का, मिलने पर। अब सियासतदान अदलिया की आजादी की आड़ में मुशर्रफ पर चोट करने का मौका भला कैसे जाने देते। उस वक्त मुल्क दो हिस्सों में बंट गया था, एक तरफ आर्मी चीफ और उनकी बी टीम मुस्लिम लीग काफ, फंक्शनल लीग और MQM, दूसरी जानिब बरतरफ चीफ और उनकी बी टीम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी और पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी। अब हुआ ये कि पंजाब समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में इफ्तिखार चौधरी खिताब करते आगे बढ़ते जा रहे थे। पंजाब में इफ्तिखार चौधरी की बी टीम लोगों को सड़क पर लाने में कामयाब हो गई थी। उन्हें कराची आकर सिंध हाई कोर्ट बार की 50वीं सालगिरह से खिताब करना था। बस फिर क्या, इफ्तिखार चौधरी की बी टीम ने पूरा जोर लगाने की तैयारी पकड़ ली, यानी पीपल्स पार्टी, ANP और पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी एक्टिव हो गई और ऐलान किया कि इफ्तिखार चौधरी का भरपूर इस्तकबाल हम करेंगे। तो उधर उन्हें रोकने के लिए परवेज मुशर्रफ ने अपनी बी टीम यानी MQM को एक्टिव कर दिया। MQM ने ऐन उसी रोज यानी 12 मई को तिब्बत सेंटर पर बड़े जलसे का ऐलान कर दिया। वैसे देखा जाए तो एयरपोर्ट से सिंध हाई कोर्ट तक के रास्ते में तिब्बत सेंटर पर जलसा रुकावट नहीं बनता। फिर मसला क्या था? असल मसला था अना का। किसी भी तरह इफ्तिखार चौधरी और उनकी बी टीम को कराची में पावर शो से रोकना था और ये अना यकतरफा नहीं थी। दूसरी तरफ भी फैसला हो गया कि किसी भी तरह इफ्तिखार चौधरी को सिंध हाई कोर्ट लाकर ही दम लेंगे। मगर कैसे? ताकत और इख्तिदार तो परवेज मुशर्रफ के पास थी। 11 मई की रात ही तैयारियां शुरू हो गई थी। पोर्ट से कंटेनर शाहराह फैसल पर शिफ्ट कर दिए गए, पूरी शाहराह ब्लॉक कर दी गई। पुलिस को बंदूकों के लिए गोलियां फराहम नहीं की गई, थानों से बाहर ना निकलने के ऑर्डर जारी किए गए। इस लड़ाई में बी टीम्स ने अपनी भरपूर तैयारियां कर रखी थी। दोनों जानिब मैगजीन लोडेड थे। यूं समझ लीजिए लाइसेंस टू किल जारी हो चुका था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90s के ऑपरेशन में MQM को खत्म करने के लिए पुलिस को लाइसेंस टू किल जारी किए जाते थे और इस बार खुद MQM और दीगर जमातों को यह लाइसेंस दे दिया गया था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको डॉक्यूमेंट्री में आखिर में मालूम हो जाएगा। अभी वापस चलते हैं मॉडल कॉलोनी, जहां जियो न्यूज के कैमरामैन और ड्राइवर दो तरफा फायरिंग के दरमियान फंस गए हैं। जान बचाने के लिए वो एक बस के नीचे छुपे हुए हैं। मैंने देखा हम्माद किधर है, हम्माद थोड़े फासले पे खड़े हुए थे।
मैंने हमाद सिद्दीकी के पास गया तो उस वक्त तक उसे भी ये इत्ला आ चुके थे। मैंने कहा फ़हीम भाई वो आपके लोग जो हैं वो आगे मौजूद हैं, तो आप चले जाएं, मैं फ़ोन कर देता हूं तो आप उन्हें निकाल लें। तो मैंने शाह फैसल की तरफ देखा तो वहाँ तो जाने का कोई सीन ही नहीं था। तो मैंने कहा जाया कहाँ से जाए। खैर उसके बताए हुए रूट के मुताबिक जो है हमें शाह फैसल कॉलोनी से निकल के और फिर अल्फला से निकल के जब ग्रीन टाउन के पास हम पहुँचे और शाह फैसल पे आने लगा तो एक अजीब सा मंज़र था। मेरा ख़्याल है कि उस दिन को पूरी तरह से बयान करता है। 4 से 6 लड़के जिनके हाथों में असला। मैंने इससे पहले जो है वो सब मशीन गन जो है वो मोबाइलों के ऊपर, सरकारी इदारों की मोबाइलों के ऊपर तो लगी देखी है, लेकिन इस तरह के किसी के हाथ में सब मशीन गन हो और दूसरे शख्स ने उसका पट्टा संभाला हुआ हो, ये मैंने पहली बार देखा। तो जैसे ही मैं उतरा तो एक लड़का जो है वो आगे आया। उसने मुझे कहा फ़हीम भाई आ गए आप। उसने इशारा किया वो जो सामने एक मिनी बस खड़ी है उसके नीचे आपके लोग हैं, आप उन्हें कॉल करके बुला लें और उन्हें कह देंगे कुछ नहीं कहा जाएगा, निकल के आ जाएं। तो ताज थे हमारे कैमरामैन, मैंने ताज को फ़ोन किया, मैंने कहा निकल के आ जाओ। उसने कहा तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, आ जाओ निकल के। शायद उस रोज ये भी फैसला हुआ था कि काला कोट तो शाह फैसल पर नजर आना ही नहीं चाहिए। तो वो और ड्राइवर जब निकल के आए मेरे पास तो उन्होंने बताया कि नीचे और भी लोग मौजूद हैं। तो मैंने कहा कि भाई बाकी लोग जो हैं उन्हें भी जाने दो यार, क्या मसला है। मैंने कहा हाँ आ जाएं जो भी है निकल के आ जाएं। ये मिनी बस खड़ी हुई है और यहीं पे एक अदद जो है वो कार भी खड़ी हुई थी, पुरानी सी कार थी, अंदाज़ा नहीं कि कौन सा मॉडल था। तो 4 वकील जो हैं वो उस कार में बैठे और जाने लगे। इन्होंने जाना था मॉडल कॉलोनी का वो रोड जो एयरपोर्ट की तरफ जाता है, एयरपोर्ट के पीछे की तरफ जाता है। तो ये गाड़ी जब बढ़ के हम तक आई है तो इन्हीं में से एक लड़का जो है उसने अचानक जो आवाज़ लगाई, रोको इस गाड़ी को रोको, इसमें असला है। 4 वकीलों को बाहर निकाला गया और उस लड़के ने, जो धान पान सा लड़का था, उसके दोनों हाथों में पिस्टल्स थे, उसने दोनों हाथों से गोलियां मारकर उन 4 को वहीं पे ख़त्म कर दिया। दरअसल उस रोज काला कोट काले बूट तले रोन दिया गया था। सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि कोर्ट आने की भी इजाजत नहीं थी। सिंध हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। वहां से वकला को मार मार कर निकाला जा रहा था। कई जज साहिबान जब आए सुबह तो आगे गेट बंद थे, तो वो बाकायदा दीवारें फलांग के कोर्ट के अंदर गए। फिर कुछ वकला जो वहाँ हाई कोर्ट के लॉन में खड़े हुए बातें कर रहे थे, इतने में आए जो थे पैरामिलिट्री स्टाफ जो भी था, गिरफ्तार करने वाले रेंजर्स थे या पुलिस वाले थे, वो उन वकला को उठा के ले गए। उसमें बड़े बड़े अच्छे गैर सियासी किस्म के वकील थे। सबियुद्दीन साहब चीफ जस्टिस थे, उनका बेटा था सलाउद्दीन, वो भी उनको डिटेन करके ले गए, पता नहीं फ्रेर थाने में कहाँ पे, फिर बाद में छोड़ दिया। जिस तरह नाथा खान पर पीपल्स पार्टी की रैली निशाना बनी, उधर गुरु मंदिर से तिब्बत सेंटर की तरफ जाती हुई एमक्यूएम की रैली पर फायरिंग हुई। एमक्यूएम ने इल्जाम लगाया कि ये फायरिंग पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान की गाड़ी से की गई, जिसे वो खुद ड्राइव कर रही थी। और फिर कुछ ही देर में गुरु मंदिर से पटेल पाड़ा तक का रास्ता ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया जैसे 2 मुल्कों की सरहद पर जंग छिड़ी हो। अब इसे आज टीवी के लिए बुराई समझें या अच्छाई कि उनका दफ्तर भी मेन गुरु मंदिर पर वाक़ है। उन्हें इस वाक़े की भरपूर कवरेज का मौका तो मिला, लेकिन भारी कीमत भी चुकाना पड़ी। Basically, the target was initially not Aaj News. The target was that camera जो छत के ऊपर इंस्टॉल था। अब उस कैमरे को पे फायर करने के चक्कर में डेफिनेटली बिल्डिंग पर भी फायर्स आए, लेकिन टारगेट जो था वो आज टीवी या आज टीवी के लोग या आज टीवी का स्टाफ या आज टीवी की मैनेजमेंट नहीं थी। अब मसला थोड़ा सा मौसम ये है कि जब मैं ये बात करती हूँ तो कुछ लोग मेरे नाराज भी हो जाते हैं। मैं नाम नहीं भी लूंगी, सीनियर्स है हमारे, वो नाराज हो जाते हैं कि जी आप ये बात करती हैं, कैसे आज टीवी की नहीं थी। तो मैं वो बात करती हूँ जो मुझे समझ में आती है। यह बातें समझ में आई कि आज टीवी टारगेट नहीं था, उसकी वजह है ना, जवाब नहीं था कि आज टीवी को टारगेट किया जाए। इशू ये था कि वहाँ पे कैमरा लगा था और उनको लाइव दिखाया जा रहा था। आई डोंट नो कि व्हाई पटेल पाड़ा कवरेज एरिया में नहीं होगा और आज टीवी ने जो है वो एक ही रुख पेश किया।
तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी हद तक जो है अगर कैमरामैन की गलती थी या कैमरामैन ने जो है वो उसको एक ही एंगल मिल रहा था, दूसरा एंगल उसे नहीं मिल रहा था, तो किसी हद तक जो है वो इसको चैनल इंतज़ामिया की तरफ से भी देखा जाना चाहिए था ताकि बैलेंस हो जाता था। दरअसल सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन उस वक्त आज टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ थे। इस वाक़े से मुताल्लिक उन्होंने बीबीसी को बताया था कि फायरिंग की आवाज़ें सुनकर उन्होंने कैमरामैन को फौरी छत पर जाने की हिदायत की और छत पर कैमरा फिक्स करने का कहा। अब ये मनाजिर आज टीवी की स्क्रीन पर लाइव नशर किए जा रहे थे। तलत हुसैन ने बताया कि MQM की फायरिंग दिखाने पर मुशीर दाखिला वसीम अख्तर का चैनल मालिक वामिक जुबैरी को फोन आया कि लाइव कवरेज रोको, मगर चैनल मालिक ने जब यही हिदायत तलत हुसैन को दी तो उन्होंने इस पर अमल ना किया बल्कि कवरेज जारी रखी। आज टेलीविजन की बिल्डिंग पे बराह रास्त फायरिंग की गई है। हमारे कैमरामैन को भी विजुअल्स बनाने से मना किया गया है। गेट हमने पूरा बंद किया हुआ था और वो बहुत जोर से गेट को नॉक कर रहे थे, पीट रहे थे आप कहें, और वो दे वांटेड टू एंटर इनसाइड। एक स्टेज तो ऐसी भी आई कि आज न्यूज के जब बुलेट्स अंदर भी आई हैं, न्यूज रूम का जो स्टाफ था दे वर लाइंग ऑन द फ्लोर, मतलब वो टेबल के नीचे हुए थे, जमीन पे लेटे हुए थे, झुके हुए थे। खैर सिर्फ गुरु मंदिर का ये चौक ही नहीं बल्कि पूरा ही शहर अब आगो खून की लपेट में था। बसें, गाड़ियां, बाइक्स एक एक करके सब जलाया जा रहा था। उस रोज मारने वालों को खुली छुट्टी थी जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं लिया गया। ये समझ लीजिए कि एक दिन के लिए कराची को लॉ फ्री कर दिया गया था। बॉर्डर लाइंस बन गई थी। MQM के इलाकों से ANP और पीपल्स पार्टी, जबकि पीपल्स पार्टी और ANP के जेर तसल्लुत इलाकों से MQM के कारकुनों पर जदीद असलहे से फायरिंग हो रही थी। तो हमारी गाड़ी जो है ना वो काफ़ी दूर खड़ी हुई थी उस दीवार के साथ। तो ड्राइवर ने मुझसे कहा कि हमारी गाड़ी वो है। मैंने कहा जाकर ले आओ। उसने कहा नहीं मैं तो नहीं जा रहा। मैंने कहा अच्छा मुझे चाबी दो, तुम लोग डबल कैबिन में जाओ, मैं ये गाड़ी लेकर आता हूँ। मैंने कहा मैं वो गाड़ी लेने जा रहा हूँ, वहाँ जो लड़के मौजूद थे उनसे। मैंने कहा हाँ हम उधर फ़ोन कर देते हैं दूसरी तरफ, आप चले जाएँ गाड़ी लेने। जब गाड़ी के पास पहुँचा और मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो शोमई किस्मत के गाड़ी का साइलेंसर जो टूटा हुआ था, बट 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 एक आवाज़ आई। उसके साथ ही 3-4 फायर आके फिर गाड़ी पे लगे। तो खैर मैंने गाड़ी जो है वो रिवर्स की और मैं उसे लेकर जो है वो वापस इस तरफ लेके आया और फिर उसे रोड के इस तरफ लाने के बाद कहीं कोरंगी औरंगी से निकाल कर जो है फिर उसे ऑफिस पहुंचाया गया। तो एक वहशत, दहशत, बर्बरियत उस दिन जो है वो शहर की सड़कों पर है ना कि बाल खोले नाच रही थी। सारी जमातों के लोग मरे इसलिए कि सब एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे थे और किसी को नहीं पता था कि हम गोली क्यों चला रहे हैं और हम गोली किस पर चला रहे हैं, किसके कहने पे चला रहे हैं। सबको ये अंदाजा था कि जी हम पर फायरिंग हो रही है, हम जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। शहर जल रहा था, लोग मर रहे थे, दुनिया देख रही थी, मगर दोनों चीफ्स की अना के बुत टस से मस नहीं हो रहे थे। इफ्तिखार चौधरी की समातों में शायद उस रोज भी डटे रहने के अल्फाज की गूंज थी, तो उधर परवेज मुशर्रफ अपनी पावर दिखाने पर इस्लामाबाद में जश्न की तैयारियां कर रहे थे। यानी न चौधरी एयरपोर्ट से वापसी की राह ले रहे थे और न मुशर्रफ बदअमनी का स्विच ऑफ कर रहे थे। सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई थी कि अगर MQM का जख्मी जिना अस्पताल पहुंचता तो उसे ट्रीटमेंट नहीं बल्कि तशद्दुद मिलता। उधर पीपल्स पार्टी या ANP का जख्मी अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचता तो उसकी खैर न होती। उस रोज वक्त जैसे थम सा गया था, मगर पावर शो की हविस और अना की जंग अभी जारी थी। 12 बजे से पिस्तौल के ट्रिगर पर रखी उंगलियां शाम 4 बजे तक चलती रहीं। कराची की सड़कों को मैदान जंग बनाने के नतीजे में 50 से जायद जानें ज़ाया हो चुकी थी। हालांकि अगर उस रोज इफ्तिखार चौधरी सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब कर भी लेते तो मुशर्रफ की पहले से खराब साख में कोई नया दाग नहीं लगना था, और अगर इफ्तिखार चौधरी खुद फसाद की सूरत हाल को भांप कर पहले ही दौरा कराची मुअत्तल कर देते तो उनकी बहाली तहरीक को ब्रेक नहीं लगना था। उस वाक़े ने MQM को बहुत डैमेज किया, क्योंकि MQM का एक अच्छा इमेज बनना शुरू हुआ था। कराची में डेवलपमेंट शुरू हुई थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। MQM के एक रहनुमा का जो कमेंट है ना वो मुझे कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि 12 मई ने MQM को 1988 में पहुंचा दिया, जब MQM जो है वो सिर्फ महाजिर सियासत किया करती थी। इफ्तिखार चौधरी ने तो पंजाब में भी रैलीज की हैं, तो पंजाब में तो चौधरीज ने ऐसी कोई रुकावट नहीं खड़ी की, तो यहाँ क्यों रुकावट खड़ी की गई, जबकि पंजाब का इन्फ्लुएंस तो ज़्यादा था। ये सवाल अपनी जगह हमेशा रहेगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है।
मगर कहानी में आगे और भी बड़े सवाल उठेंगे। अब होता यह है कि इफ्तिखार चौधरी बहरहाल अपने कदम पीछे हटाते हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकले बगैर ही काले कोट वालों की झुरमट में वापस इस्लामाबाद की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। वहां परवेज मुशर्रफ की कामयाबी पर जश्न की तैयारियां पहले ही जारी थी। सोचिए, एक तरफ कराची जल रहा था, लोग मर रहे थे, और दूसरी तरफ उसी रात परवेज मुशर्रफ जलसे के दौरान फजा में मुक्के लहराकर लोगों से कहते हैं कि ये है अवामी ताकत, और एक अवामी ताकत कराची में लोगों ने दिखाई है। खुद को बचाने के लिए परवेज मुशर्रफ गलतियों पर गलतियां कर रहे थे। ऊपर से साथियों के गलत मशवरों ने उन्हें रॉन्ग ट्रैक पर डाल दिया था। मुझे लगता है कि मुशर्रफ साहब को एक तरीके से मिसगाइड करने में, सिचुएशन से, ग्राउंड की सिचुएशन से, उनके गालबन जो साथ थे जनरल नदीम एजाज, उनका खासा हाथ, बहुत से उनके कोलीग्स कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस मामले में सख्त थे कि नहीं हो जाएगा, डील हो जाएगा, कर लिया जाएगा। हालांकि बड़ा ऑप्शन था उस वक्त, और असल में मुशर्रफ ने MQM को इस्तेमाल किया। चौधरीज को ही देख लें। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास इंकिशाफ करते हैं कि जब परवेज मुशर्रफ वर्दी उतारने का फैसला कर रहे थे तब चौधरीज आड़े आ गए। मुशर्रफ साहब का ख्याल था कि मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या ये कि मुझे इलेक्शंस कॉल कर लेने चाहिए फौरी तौर पे। ये दो ऑप्शन उनके पास थे, और इसमें बहुत से साथियों ने इससे एग्री भी किया, लेकिन बहुत से साथियों ने इससे डिसएग्री भी किया। डिसएग्री करने वालों में चौधरी परवेज इलाही वगैरह भी शामिल थे। अब 20 जुलाई 2007 को इफ्तिखार चौधरी अदालती हुक्म पर बहाल हो गए। हालात मामूल पर आने ही वाले थे, लेकिन फिर तो बकौल कोट अनकोट मुशाहिद हुसैन, उन्होंने मुशर्रफ साहब से कहा कि आप ये ग्रीन फ़ोन रखा है, ये उठाएं और उनको इफ्तिखार चौधरी साहब को मुबारकबाद दें कि जी जो भी हमारी लड़ाई थी, लेकिन आप वो लड़ाई जीत गए उसमें, तो अब हम एक जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप, या जो आप अपना काम करें मैं अपना काम करूँ एक तरीके से, और ये कहें कि मैं और सहबा जो हैं वो रात को आ रहे हैं आपके पास, एक कर्टिसी कॉल, एक मुबारकबाद, उस तरह के बेसिक पर्पज़ ये कि टेंशन को कम करें, डिफ्यूज़ करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि शायद इफ्तिखार चौधरी साहब का भी वो गुस्सा निकल जाएगा जो कुछ भी है। बकौल मुशाहिद चौधरीज़ ने इसकी मुखालफत की, और मुखालफत उस पर की कि उन्होंने कहा कि जी क्या ज़रूरत है, ये ठीक है, इसको भी देख लेंगे, इस मसले को भी देख लेंगे, आप क्यों इतने, ठीक है कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर, हम और भी तरीके निकाल सकते हैं चीज़ें, इस तरह की गुफ्तगू। उस वक्त जो हुआ फिर कभी सुनाएंगे। अभी हम 12 मई पर ही फोकस करते हैं। 12 मई 2007 को जो कुछ हुआ उसे फारूक सत्तार ने अल्ताफ हुसैन और मुशर्रफ के दरमियान डील का नाम दिया। 12 मई अल्ताफ हुसैन और परवेज मुशर्रफ की किसी खुफिया कमिटमेंट का नतीजा? मुझे नहीं पता, लेकिन उनके कहा नहीं मैं कह ही रहा हूँ कि उनके दरमियान क्या बात हुई, आपको नहीं मालूम। उन्होंने उनको कमिट कर दिया होगा और करना पड़ा, उन्होंने उनको कमिट कर दिया होगा और करना पड़ा। जबकि पिछले दिनों खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आवाम से मुआफ़ी मांगी और एतराफ़ किया कि हमसे गलती हुई थी। माफी मांगनी चाहिए थी, मैं तो आपके सामने माफी मांगता हूँ। हम इस्तेमाल हुए हैं, इसके लिए हम आपसे शर्मसार हैं और माफी मांगते हैं। क्या MQM, पीपल्स पार्टी, ANP या मुशर्रफ समेत उस वक्त के तमाम हुक्मरान कठेरे में खड़े हुए? गलती की सजा मिली? जी नहीं। 2009 में नून लीग के लॉन्ग मार्च ने जरदारी पर दबाव डाला तो इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए, लेकिन क्या अदलिया भी आज़ाद हुई थी? अगर इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चाहते तो वो बराह रास्त मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस कर सकते थे, लेकिन फिर वो चीफ जस्टिस उसमें जब वो करते तो उसका एंगल फिर एक मुख्तलिफ चला जाता। लेकिन किसी के थ्रू भी अगर वो केस करते तो जहाँ मुशर्रफ की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके साथ खड़ी हैं, मुशर्रफ खड़ा है, तो आप केस को कहाँ ले जाते हैं? तो उससे जो लॉयर्स मूवमेंट है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ज़ाहिर है उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस या उस वक्त ISI के लोग उनका वो आ जाता कि उनका किस तरह का इन्वॉल्वमेंट था नहीं था उस तरह का। एक मुझे लगता है कि एक खदशा ये भी था कि इफ्तिखार चौधरी अगर इस केस में बहुत ज़्यादा आगे जाते तो ये ऐन मुमकिन था कि मार्शल लॉ लग जाता। जजिस तहरीक में जो कुछ वकला ने, सहाफ़ियों ने या सिविल सोसाइटी ने इफ्तिखार चौधरी के लिए किया, इफ्तिखार चौधरी ने बहाल होने के बाद उसका ज़रा ख्याल नहीं किया।
12 मई की बात कर लेते हैं ना। इफ्तिखार चौधरी उसके बाद एक तवील अरसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, कराची के विजिट्स भी किए, कराची में आकर कराची डिस्ट्रिक्ट में भी मुकदमात की समाअत की। क्या हुआ 12 मई का? कुछ नहीं कर सके। उस वक्त मुशीर दाखिला वसीम अख्तर गिरफ्तार हुए, जमानत पर लौट आए, पेशियां भी हुई, मगर फिर क्या हुआ? चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर इफ्तिखार चौधरी 12 मई को क्यों भूल गए? सो मोटो क्यों न लिया? MQM पीपल्स पार्टी ANP के सरबराहान को क्यों ना बुलाया? बल्कि परवेज मुशर्रफ, वजीर आजम शौकत अजीज, वजीर दाखिला आफ्ताब शेरपाओ, उस वक्त के करता धरता अफराद के खिलाफ 12 मई का केस क्यों ना चलाया? सवाल बहुत हैं, मगर शायद जवाब एक ही है। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए थे, मगर अदलिया बहाल ना हो सकी। पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया की जुडिशरी में 126 नंबर पे है। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, और एक जर्नल